हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वही आगे का चैप्टर बीए भाग 3 बीए फाइनल ईयर सेकंड पेपर सैन्य मनोविज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सशस्त्र सेनाओं के अदृश्य तत्व। बच्चों, सशस्त्र सेनाओं में अदृश्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे उत्साह, मनोबल। अदृश्य का मतलब जो दिखाई देने वाला ना हो, क्योंकि दिखाई देने वाले तत्व तो हथियार हो गए, साज सामान, व्यवस्था, सेना, सैनिकों की संख्या, हथियारों की क्वालिटी, ये सभी चीज़ें दिखाई देने वाली होती हैं। लेकिन अदृश्य तत्व जो ना दिखाई देने वाले होते हैं वो होते हैं उत्साह, मनोबल, धैर्य, गंभीरता, सोचने की क्षमता, कार्यकुशलता, ये सारी चीज़ें जो है। और इसी के आधार पर सैनिकों के कार्यों का बंटवारा किया जाता है। कौन किस क्षेत्र में किसकी रुचि है, किस क्षेत्र की योग्यता में कौन जो है अधिक जो है मजबूत है, अधिक कुशल है, क्या करने में किसकी क्षमता ज़्यादा है। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन का अर्थ क्या होता है? जो जिस योग्य हो उसको वैसा ही कार्य दिया जाए। ठीक, अब देखिए इसमें कार्य का विभाजन जो दिया जाता है, सैनिक कार्यों में कार्य का विभाजन व्यक्तित्व के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार। ठीक है बच्चों, मानसिक योग्यता अर्थात क्षमता कितनी है, मानसिक क्षमता उसकी कितनी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसकी रुचि किन कार्यों में है। क्योंकि जिसकी रुचि जिन कार्यों में होगा वो उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से करेगा, क्योंकि जिसमें रुचि होगी उसी कार्य को करने में मन लगेगा। और सभी बच्चों की, सभी जो है सैनिकों की रुचि, व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता सबकी जो है अलग अलग होती है। बच्चों, जब हर नागरिक की मानसिक क्षमता, हर नागरिक की रुचि अलग होती है तो वो भी तो एक नागरिक, सैनिक जो है वो भी तो नागरिक ही हैं। अब देखिए, चूंकि रुचि में मनोबल होता है, जो कार्य रुचि होगी उसको हम मनोबल से कर पाएंगे। तो ऐसे मनोबल से लाभ क्या है? कार्य क्षमता में वृद्धि। जिस कार्य को आप मन लगा के करेंगे उसको आप ज़्यादा करेंगे। दक्षता में वृद्धि, तेज करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, सफलता की संभावना अधिक होगी उसमें। जिस कार्य को आप मन लगा के करेंगे उसमें सफल होने की संभावना। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, और ढंग से परीक्षा या सर्विस नौकरी की तैयारी करेंगे तो अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब सफलता, जिस कार्य में आप जो है हाथ लगाएंगे उस कार्य में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और पूर्ण मनोबल से कार्य करने की क्षमता। मनोबल का लाभ यही है कि आप जिस कार्य में एक सिटी पे अच्छा जिस कार्य को आप जो है पूर्ण मनोबल से कार्य करेंगे तो उस कार्य को करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, मनोबल ना होने से हानि क्या हो सकती है? भाई, जिस कार्य में आपका मन ही नहीं लग रहा है उस कार्य को अगर आपको सौंप दिया जाए तो पहली बात तो कार्य कुशलता की कमी, बेमन से आप कार्य करेंगे तो ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्षमता में कमी, कम कार्य कर पाएंगे, असफलता की संभावना अधिक है। ठीक, सफल होने की गारंटी नहीं है। अब योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन को हम 4 प्रकार के टेस्ट परीक्षणों के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है। अर्थात कार्य के अनुसार जो है, योग्यता के अनुसार कार्य का जो विभाजन होता है उसको कार्य को देने के लिए, कार्य को विभाजित करने के लिए 4 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे उनकी रुचि एवं योग्यता प्रदर्शित होती है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? विशेष इंद्रियों का मापन पहला, दूसरा है बुद्धि का परीक्षण, तीसरा है मानसिक योग्यता का परीक्षण और चौथा है व्यक्तित्व मापन। तो इन 4 प्रकार के परीक्षणों के द्वारा इन सैनिकों के कार्य का विभाजन किया जाता है, क्योंकि जो जिस लायक होगा उसको वही कार्य दिया जाता है बच्चों, ताकि वो पूर्ण मनोयोग से उस कार्य को कर सके। ऐसा ना हो कि कार्य के बंटवारे में गड़बड़ी हो जाए तो हर चीज़ में गड़बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, विशेष इंद्रियों का मापन, इसमें 2 शक्तियों का परीक्षण किया जाता है। 2 शक्तियों में कौन कौन सी है? नंबर 1, आँख। बच्चों, कमज़ोर आँख सेना के योग्य नहीं होता, इसलिए कमज़ोर आँख वालों को भर्ती करने से पहले ही निकाल दिया जाता है, भर्ती नहीं किया जाता।
क्योंकि अगर सर्विस के समय आँख खराब हो जाती है, अर्थात सेवा के समय मान लीजिए किसी कार्रवाई के दौरान कहीं चोट लग गई, गोली लग गई, कुछ भी हो गया, अगर इस दौरान अगर आँख खराब हो जाती है तो उसको सेना से निकाला नहीं जाता, केवल उनका कार्य जो है बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उस समय अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो बेचारे जाएंगे कहाँ, क्योंकि अच्छी आँख देखकर ही भर्ती किया जाता है। ठीक, श्रवण शक्ति, कान का परीक्षण इसके लिए किया जाता है। उच्च श्रवण शक्ति सैनिकों के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है, इसलिए सेना में आप देखेंगे कभी कभी कुछ वक्त के भर्ती के समय कुछ वाक्य अधिकारी भर्ती जो कर रहा है वो धीरे बोलेगा और उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि लड़के ने सुन लिया या नहीं। और सेना वाले कार्य में जहाँ सैनिकों की कार्रवाई का क्षेत्र है, हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। चौकन्ने रहकर भी धीमी आवाज़ को सुनना एवं समझना जो है उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। चौकन्ना भी रहे और धीमी आवाज़ को वो सुन सके और समझ सके। और उच्च श्रवण शक्ति वाले सैनिक जो होते हैं, जिनकी क्षमता जो है धीमी गति से आवाज़ वाली जो सुनने की क्षमता होती है, उनको वायरलेस रडार तथा सूचना एवं संपर्क के विभाग में रखा जाता है, जिनकी कानों की क्षमता ज़्यादा होती है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम लोग बुद्धि परीक्षण। कार्य के विभाजन में बुद्धि परीक्षण हेतु निम्न परीक्षण कराया जाता है। इसमें देखिए कई परीक्षण कराए जाते हैं। तुलनात्मक परीक्षण, समान कार्य करने वाले सैनिकों का तुलनात्मक चुनाव। बच्चों जिसको एक कार्य अगर बराबर कार्य कर रहे हैं तो इसमें ये चुना जाता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अधिक कुशल है और कौन कम। एक समान कार्य के द्वारा उसमें भी श्रेष्ठता का चुनाव किया जाता है। बच्चों वैसे भी अगर कोई ये कहे कि हम इस कार्य को अच्छा कर लेते हैं, हम इस कार्य को अच्छा कर लेते हैं, कोई हम इस कार्य को, कोई कहता है हमें पढ़ाई में रुचि ज़्यादा है। अगर 4-6 बच्चे अगर कहें कि हमको पढ़ाई में रुचि ज़्यादा है, तब उन बच्चों में भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी पढ़ाई में रुचि ज़्यादा है तो सब बराबर है, नहीं, उनमें भी कोई ज़्यादा अच्छा होगा, कोई अच्छा होगा। तो ऐसे ही एक समान कार्य अर्थात एक ही कार्य करने वाले के बीच में श्रेष्ठता का चुनाव किया जाता है कि कौन अच्छा है उसमें भी। ठीक है, उसमें भी कौन अच्छा है। चलिए, समान भिन्नता परीक्षण। समान भिन्नता परीक्षण इसमें क्या किया जाता है, किस प्रकार परीक्षण किया जाता है। लेखांश जैसा कार्य सिखाने जैसा कार्य होता है। किसी तथ्य को पढ़ाकर, किसी कार्य का प्रशिक्षण देकर, किसी कार्य को सिखाकर, ये तीनों कार्य उनको बताकर उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तथा परिणाम के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। बच्चों जैसे कोई कार्य आपको सिखला दिया गया, उसके बाद फिर उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चला कि कितना आपके दिमाग में धंसा, कितना बाकी रह गया। तो इस तरह भी जो है एक परीक्षण पूछा जाता है जिसे समान भिन्नता परीक्षण कहा जाता है। तो इसमें चूंकि भिन्न भिन्न बच्चों को एक ही कार्य सिखा दिया गया, ठीक है, और उसी के बारे में जब पूछा जाता है तो उसमें होता है कुछ बच्चे जो है ज़्यादा बता लेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग से कुछ चीज़ें उतर जाती हैं, कुछ चीज़ें कंठस्थ नहीं हो पाती। तो इस तरह जो है एक परीक्षण किया जाता है कि इन सब में श्रेष्ठ कौन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रेणी परीक्षण। ठीक है, सैनिकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। अलग अलग श्रेणियों में बांटकर बुद्धि का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है कि कौन अधिक बुद्धिमान है। मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण आप लोग देखते होंगे, इंटरव्यू या साक्षात्कार या वाइवा जिसे हम लोग कहते हैं। तो साक्षात्कार के समान ही जो है इसमें मौखिक रूप से सैनिकों से प्रश्न पूछा जाता है और परिणाम के आधार पर बुद्धि का परीक्षण कर लिया जाता है। भाई जो अच्छा बता पाएगा, जो ज़्यादा बता पाएगा, माना जाएगा यही जो है श्रेष्ठ है। लिखित परीक्षण। लिखित परीक्षा प्रणाली बच्चों होती ही है, हर एग्जाम में लगभग होती है। सैनिकों में भी एक लिखित परीक्षा होती है जिसे कहते हैं रिटन एग्जाम। अब सैनिकों को यह प्रश्न देकर परिणाम के आधार पर उनकी बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जैसे देखते होंगे जिसका ज़्यादा नंबर होता है तो वही उसी को सिलेक्शन मिलता है, उसी का चयन होता है। भाव परीक्षण। सैनिकों के अंतर्भाव का परीक्षण किया जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है, कैसे किया जाता है, किसी शब्द को देकर उसका पूरा वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे वाक्य प्रयोग, एक शब्द दे दिया जाए, कहा जाए इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। हिंदी में बच्चों आप लोगों ने वाक्य प्रयोग पढ़ा होगा,
तो उसी के अनुसार जो है सैनिकों के अंतर्भाव का परीक्षण किया जाता है। जो जिसके अंदर जैसी भावना होती है उसी में वो व्यक्त कर देता है, क्योंकि सैनिक द्वारा बनाए गए वाक्य से उसका अंतर्भाव का पता चल जाता है, उसके अंदर क्या भावना है। अब देखिए बच्चों, ये आगे बढ़, इसमें अगला नंबर है मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों, इसमें सैनिकों का मानसिक स्तर नापा जाता है, क्योंकि सेना में बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब आवश्यकता पड़ती है संयम, सूझबूझ एवं धैर्य की, और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेने की। और युद्ध के मैदान में बच्चों जहाँ परिस्थितियाँ क्षण क्षण पे बदलती रहती हैं, तो वहाँ पर तो एक सेना अध्यक्ष को, एक कमांडर को स्वयं आत्मनिर्णय और अपनी कुशलता के दम पर उसे स्वयं निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए, यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति या सैनिक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। ये भी सही है, हर व्यक्ति और सैनिक का भी मानसिक स्तर अलग अलग होता है, और प्रत्येक सैनिक हर कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई कला बनाता है तो कला को अच्छे ढंग से बनाता है, जो कला नहीं पढ़ाता वो कला अच्छे ढंग से नहीं बना सकता। कोई हर चीज़ों की, कोई अन्य चीज़ों में कुशल है, कोई दूसरे कार्य में, तो अर्थात सबका जो क्षमता होती है, जिसमें उनका मनोबल, जिसमें उनका मन लगता है, उसको अच्छे ढंग से करते हैं और उसी क्षेत्र में वो सफलता हासिल करते हैं। और आवश्यक है कि सैनिकों की क्रियाशीलता एवं कार्य में तालमेल बैठाया जाए, जिसके लिए सैनिक का मानसिक परीक्षण भी किया जाता है। अब देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण ये बच्चों 2 चरणों में किया जाता है, 2 चरणों में किया जाता है। पहला नंबर है सामान्य योग्यता परीक्षण। सामान्य योग्यता परीक्षण में इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन? शब्द सामर्थ्य, पहला नंबर। इसमें क्या होता है कि शब्द भंडार का परीक्षण। जैसे बच्चों होता है ना, कुछ बच्चों को ज़्यादा याद रहता है, कुछ बच्चों को कम याद रहता है, कुछ बच्चों को एकदम कम याद रहता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल याद नहीं रहता। तो ये देखा जाता है किसके अंदर कितने शब्द भंडार की याददाश्त क्षमता है, किसकी मेमोरी कितनी पावरफुल है। पहला शब्द भंडार परीक्षण। दूसरा निबंधात्मक परीक्षण। निबंध लिखाकर कोई क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जैसे निबंध दे दिया जाए, किसी विषय पर अपना विचार लिखकर व्यक्त करना, किसी विषय दे दिया जाए। इससे 2 भाव प्रकट होते हैं। कौन कौन? प्रथम, अधिक शब्द भंडार वाला सैनिक अपने भाव को अधिक शब्दों में व्यक्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोग परीक्षा में बैठते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन लिख बहुत कम पाते हैं, अर्थात शब्द भंडार आप में बहुत कम है। भले कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो है आपको मालूम तो है, लेकिन अपने शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि शब्द भंडार की कमी है। जिसके पास शब्द भंडार ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में वो लिख सकेगा। अब देखिए दूसरा नंबर। पहला नंबर है कि अधिक शब्द भंडार वाला सैनिक अपने भाव को अधिक शब्दों में व्यक्त कर सकता है। और दूसरा क्या है? कम शब्द भंडार वाला सैनिक सोचता तो बहुत है, परंतु कम या सीमित शब्दों में ही अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे दिमाग में तो है लेकिन हम इसको कैसे लिखें। ये तो सही है कि इस तरह ये प्रश्न हमको आ रहा है, लेकिन हम शब्द भंडार नहीं है तो शब्द जो है उसके लिए नहीं आते। ठीक। और उच्च मानसिक स्तर वाला व्यक्ति सैनिक ही अधिक शब्द भंडार रख सकता है। जिसका मानसिक स्तर ऊंचा है वही अधिक शब्द भंडार रख सकता है। शब्द प्रवाह, इससे बच्चों बोलने का प्रवाह मापा जाता है। अधिक शब्द भंडार होने पर भी कभी कभी बोलने का प्रवाह नहीं है तो अपने भावों को सीमित शब्दों में ही व्यक्त कर पाएगा। भले ही कितना अच्छा विद्वान हो, अच्छे अच्छे शब्द हों, लेकिन बोलने की क्षमता अगर नहीं है तो वो बोल नहीं पाएंगे। बच्चों आप लोग देखते होंगे कभी कभी जब क्लास में जो भी हो, चाहे जो भी हो, जो कभी मंच पर नहीं बोला है, अगर उसको मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो उसके सारे शब्द भंडार गायब हो जाते हैं। बाद में सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन उस समय क्या स्थिति होगी, नहीं बोल पाता। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि शब्द भंडार भले ज़्यादा हो, लिख सकता है वो, लेकिन अगर वो बोला नहीं है और बोलने की क्षमता उसमें विकसित नहीं है तो वो बोल नहीं पाएगा। ठीक।
तो क्या करेगा, अपने भावों को केवल सीमित शब्दों में ही व्यक्त कर पाएगा। इसके प्रमुख तत्व क्या हैं? शब्दों को याद रखने वाली बात, शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग करने वाली बात, प्रवाहपूर्ण यानी धारापूर्ण उन शब्दों का तेजी से उन उचित स्थानों पर प्रयोग करते हुए तेजी से धारापूर्ण ढंग से प्रवाहपूर्ण ढंग से उसको कह पाना। और इन सब के लिए क्या जरूरी है? शब्द प्रवाह उच्च हो, और यह तभी संभव होगा जब शब्द भंडार भाषा में प्रयुक्त हो और विचार करते समय सैनिक का तारतम्य न टूटे, यानी ऐसा न हो कि फौज के एक एक वर्ड इधर से उधर से बोले। अर्थात जिनकी देखिए नेता लोग कितनी तेजी से बोलते हैं, बहुत से नेता, और इस तरह तारतम्य न टूटे कि शब्द अपने आप निकलने लगे। कहीं फौज के बोलना पड़ता है, कहीं ऐसा होता है जैसे देखते हैं ना, नेता भीड़ को देखकर, ऐसे सैनिक, ऐसे सेनाध्यक्ष या जनरल या बड़े बड़े सेनाध्यक्ष जो अपने सैनिकों के मनोबल को देखकर चुनौतियों को अच्छे ढंग से निपटाने के लिए धारा प्रवाह भाषण देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो परिस्थितियों पे लागू होती हैं, उसको देखकर शब्द अपने आप निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो है शब्द प्रवाह, और ऐसी स्थिति में उनके पास एक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि जो अगर वो किसी बात, किसी चीज़ पे, किसी क्या बोलते हैं, किसी जो है किसी पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हों, तो उनके अंदर शब्द अपने आप बनने लगे और निकलने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला है सांख्यिकी योग्यता। सांख्यिकी योग्यता का मतलब संख्या का स्मरण रखना, मानसिक उपलब्धि। इसमें जो है क्या होता है, हथियारों का वनज नहीं है बच्चों, ये है वजन या भार। रेंज का मतलब होता है मारक दूरी, आर्डर देना आदि सब याद रहता है। और संख्या के याददाश्त शक्ति का परीक्षण संख्या को बोलकर किया जाता है। स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता का परीक्षण इससे भी कराया जाता है। किसी बात को देर तक याद रखने की उच्च मानसिक योग्यता का आधार क्या होता है? स्मरण शक्ति परीक्षण। किसी बात को याद रखना और अधिक देर तक याद रखना। ठीक है बच्चों, अगला है विशेष योग्यता परीक्षण। अब देखिए, किसी क्षेत्र में सैनिकों की योग्यता का परीक्षण, जैसे 20 पायलट में 10 पायलट का चयन करना है, वो भी विशेष होंगे। भाई 20 तो अच्छे पायलट हैं ही, उसमें भी ये होता है कि इनमें भी विशेष 10 को छांटा जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, 10 उच्च पायलटों का चयन इसलिए किया जाता है कि उनको विशेष विमान दिया जाता है। आधुनिक विमान जैसे जेट विमान, सुपरसोनिक विमान, यानी पायलट तो सभी हैं, साधारण विमान तो सभी उठा सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें से कुछ अच्छे ऐसे भी पायलटों का चयन किया जाता है जो कि कुछ विशेष विमानों को उड़ान की क्षमता रखते हैं। और साधारण प्लेन तो सभी पायलट उड़ा सकते हैं। और कुशल पायलट जो होते हैं, और भी पायलटों में भी जो कुशल पायलट होता है उसको जो है विशेष पायलट कहा जाता है, और उसी को विशेष कार्य दिया जाता है। उच्च श्रेणी का जेट विमान, और इन उच्च श्रेणी में भी, यानी उच्च श्रेणी में भी इसके लिए भी 2 परीक्षण किए जाते हैं। 2 प्रणाली विकसित हैं। कौन कौन सी? साधारण प्रणाली, समजातीय प्रणाली। अब देखिए साधारण प्रणाली क्या है, विषय व कार्य संबंधित साधारण प्रणाली, कार्य करने की योग्यता सैनिक में उपलब्ध है, अर्थात जो कार्य दिया जाए उसको करने की क्षमता, अर्थात विशेष हो चाहे जो भी, अगर उसको कार्य करने की क्षमता उसमें उपलब्ध है तो साधारण तरीके से हो गया। और समजातीय परीक्षण क्या है? समान तरीके का अनेक रूपों में परीक्षण, सैनिकों में व्याप्त विशेष योग्यता की खोज करना, इसके लिए वैज्ञानिक आधार पर इनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए फिलहाल बच्चों ये सब्जेक्ट तो बड़ा बोरियत वाला है, लेकिन अब देखिए आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा, जैसे भी हो। ठीक है, चलिए आगे अगला जो है हम 4 नंबर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अब देख लेते हैं ये बड़ा है कि छोटा, थोड़ा सा बचा है बच्चों। अब इसके लिए अलग वीडियो क्या बनाएं, चलिए एक ही पॉइंट बचा है। अभी अगला है व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व मापन, अब इसमें हम देखते हैं हम लोग
क्या पढ़ते हैं? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर विद्यमान गुणों का मापन किया जाता है और बाहरी गुण व भावों के अनुसार ही सही मापन नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व तो दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। वही हम कह रहे हैं ना बच्चों, कुछ लोग बाहर से दिखते हैं, दूसरे अंदर से दूसरे हैं। कुछ लोग जो बाहर रखते हैं वही अंदर भी रहते हैं। ठीक, चलिए, बहिर्मुखी क्या होता है? इनका व्यक्तित्व, स्वभाव समाजसेवी, यथार्थवादी, व्यवहार कुशल, भाव प्रधान, संकोच रहित, भौतिकवादी, अधिक कार्यशील, शीघ्र निर्णय लेने वाले, वर्तमान को अधिक महत्व देने वाले लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बहिर्मुखी। ये लगभग हर तरह से समान होते हैं, जो इनके अंदर रहता है वो बाहर से प्रकट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात इनके अंदर की संपूर्ण भाव बाहर इनमें दिखते रहते हैं, संकोच बिल्कुल नहीं करते। और अंतर्मुखी वो होते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? आदर्शवादी होते हैं, संकोची होते हैं, चिंतक टाइप के होते हैं, जो कि हम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, विचार प्रधान, आत्मगत दृष्टिकोण वाले, एकांत प्रिय, लेखक, आत्मदर्शी, देर में निर्णय लेने वाले, क्रियान्वयन में विलंब वाले, कम बोलने वाले, भविष्य को महत्व देने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अंतर्मुखी होते हैं, जो कि अंदर जो रहते हैं वो बाहर जो है बहुत कम दिखता है इनके अंदर। हाँ, ये लगता है कि इनके अंदर गंभीरता है। अब व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं जो कि उपयोगी हैं। पहला नंबर विषय वस्तु विधि। इसमें क्या किया जाता है? व्यक्ति को स्वयं के बारे में या आत्मकथा लिखने को कहा जाता है, या साक्षात्कार लिया जाए, या तालिका विधि से प्रश्नावली देकर व्यक्ति के गुणों का अध्ययन किया जाए। इसे बोलते हैं विषय वस्तु विधि। वैसे भी बच्चों देखा जाए तो आजकल जो है हर परीक्षाओं में जैसा कार्य हो साक्षात्कार भी होता है। आत्मकथा का मतलब होता है जैसे कुछ निबंधात्मक टाइप का प्रश्न। तालिका विधि वाली प्रश्नावली भी होती है। ये सभी जो है आपके गुणों का अध्ययन करने के लिए इन परीक्षाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा है वस्तुगत विधि। इसमें क्या होता है? विशेष उद्देश्य हो तो कोई प्रश्न लिखने को दिया जाए, किसी फोटोग्राफ को दिखाकर उस पर लिखने को कहा जाए, भाव प्रधान कहानी जिससे भाव को पूर्णतया दर्शाया जाए। ठीक है बच्चों, वैसे भी देखा जाता है तो इंटरव्यू वगैरह में, सेना के इंटरव्यू में ये चीज़ें अक्सर होता है। चूँकि वहाँ इंटरव्यू जो होता है वो कई दिनों का होता है बच्चों, वहाँ फोटोग्राफ दिखाकर लिखने को कहा जा सकता है, विशेष उद्देश्य को प्रश्न लिखने को कहा जाए, भाव प्रधान कहानी दिखाकर भाव को दर्शाने को कहा जाए। ठीक है, जैसे बच्चा किसी को देखकर सहमा हो, या गंभीर मुद्रा में किसी पुरुष या महिला का चित्र। ठीक है, कोई भी चीज़ दिखा दिया जाए और उसके बाद लिखा दिया जाए, बच्चे का उसको चेहरा दिखा दिया जाए, उसके लिखा जाए कि किस परिस्थितियों में है। किसी को हंसते हुए दिखाया जाए, किसी को डरे हुए दिखाया जाए, किसी को गंभीर मुद्रा में दिखाया जाए फोटो, तो कहा जाए कि ये किन परिस्थितियों में है, उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें अपनाई जाती हैं। आगे है प्रक्षेपण विधि। इसमें किसी चीज़ को दिखाकर यह पूछा जाता है कि यह क्या है, इसके बारे में व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। बच्चों ऐसे सब्जेक्ट तो अपना जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये गंभीरता से अध्ययन करने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा गंभीर अध्ययन मांगता है। चलिए।